ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। अब आप समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा। कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए। सभी शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, होटल और सिनेमाघर बंद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त की घोषणा की। कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर 37.5% हुई और चक्रवाती तूफान अम्फान के और तेज होने के कारण ओडिशा के 4 जिलों में हाई अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए द्वारा लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के साथ ही चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश एनडीएमए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने जारी किए। लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू होगा। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार इस दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं बंद रहेंगी। केवल घरेलू हवाई एम्बुलेंस तथा चिकित्सा और सुरक्षा से जुड़ी विमान सेवाओं की अनुमति होगी। मेट्रो रेल सेवा भी स्थगित रहेगी। स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभा भवन और ऐसे ही अन्य स्थान लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इनमें दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी रहेगी। किसी भी तरह के सम्मेलनों और धार्मिक सभाओं का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे। अंतर्राज्यीय यात्री वाहनों और बसों के परिचालन को संबंधित राज्यों की अनुमति से मंजूरी दी जाएगी। लोगों की आवाजाही के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए वित्तीय पैकेज और नीतिगत उपायों की 5वें भाग की घोषणा की है। ये घोषणा मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को संबोधित करते हुए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% यानी 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोविड-19 से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त के बारे में संवाददाताओं को नई दिल्ली में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत 7 क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए और 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 300 करोड़ कार्य दिवस के रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 37.5% हो गई है। पिछले 24 दिन के दौरान संक्रमित मामलों के दोगुना होने की दर 11.5 रही है, जो पिछले 3 दिन में गिरकर 13.6% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए आक्रामक नीतिगत हस्तक्षेप और मजबूत नेतृत्व के जरिए शुरुआत में उठाए गए कदमों के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश में अभी तक कोविड-19 से 90,927 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। इनमें से 34,109 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
कोविड-19 के संक्रमण से कुल 2,872 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 4,987 नए मामले सामने आए हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान के और तेज होने के कारण ओडिशा के 4 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 8 अन्य जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में और आसपास के क्षेत्र में बने चक्रवाती तूफान अम्फान ने और तेज होकर भीषण रूप ले लिया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अम्फान फिलहाल ओडिशा के पारादीप से 990 किलोमीटर दक्षिण, पश्चिम बंगाल के दीघा से 1,140 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और बांग्लादेश में खेपुपाड़ा से 1260 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके अगले 6 घंटों में भीषण चक्रवाती तूफान में बदल जाने की आशंका है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर मैं दीपेंद्र सिवाच। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसे निशा की गली में तिमिर राह भूले तिमिर राह भूले तिमिर राह भूले खुले मुक्ति का वो किरण द्वार जगमग खुले मुक्ति का वो किरण द्वार जगमग निशा आ न पाए उषा जा न पाए निशा आ न पाए उषा जा न पाए दीपक जलाओ जलाओ ये दीपक रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं रहना। श्रोताओं, इस समय पूरा विश्व कोविड-19 वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। पूरे विश्व में इससे 40 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और लगभग 3 लाख लोग मर चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये मानव जाति के ऊपर सबसे बड़ा संकट है। निसंदेह ये भीषण मानवीय त्रासदी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आगे जो जीवन होगा वो बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा अब तक था। तमाम बड़ी घटनाओं की तरह इस महामारी के भी दूरगामी प्रभाव होंगे। इस समय इस महामारी से बचने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वे आगे मानव व्यवहार के अनिवार्य अंग हो जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि आभासी या डिजिटल करेंसी, वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन क्लासेस भविष्य के नए सामान्य होंगे। हमने भी विशेषज्ञों से इस महामारी से मानव जीवन पर होने वाले प्रभाव तथा परिवर्तनों के बारे में जानने की कोशिश की। इसी क्रम में इस बीमारी के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों और पोस्ट कोरोना समाज के बारे में जानने के लिए हमने समाज शास्त्र की अध्येता डीएवी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ओनिमा शर्मा से बात की। डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये लॉकडाउन का तीसरा चरण है और लगभग हमें 50 दिन हो गए हैं घरों के भीतर रहते हुए, और निश्चित रूप से आप भी इस समय घर के भीतर ही होंगे। किस तरह की आपकी दिनचर्या है इस समय? दिनचर्या काफी बदल चुकी है। लॉकडाउन से पूर्व कॉलेज में समय ज्यादातर बीतता था, शाम को घर आते थे। अभी जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चों के साथ हमें ऑनलाइन ही बने रहना पड़ता है, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। ये एक थोड़ा सा नया अनुभव होगा। जी बिल्कुल, अनुभव बहुत ही चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इन द सेंस कि हम लोग को मैक्सिमम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को रीच करना होता है, जो हमारे लिए एक चैलेंज की तरह है, क्योंकि कुछ हमारे बच्चे पहाड़ों में हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है या उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। तो अब हमें ये देखना पड़ता है कि हम किस तरह से इन बच्चों को मैक्सिमम तरीके से रीच कर सकते हैं, चाहे वो गूगल क्लासरूम के थ्रू हो या जूम ऐप के थ्रू हो, क्योंकि हमें मैक्सिमम मेजॉरिटी बच्चों तक पहुंचना है। इस बीच में कुछ नया कर रही हैं? नया करने के हिसाब से मैं ये कर रही हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा टेक्नोलॉजिकली थोड़ा और अपडेट कर रही हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजिकली हम लोग थोड़े से, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, इतना लेटेस्ट
इक्विपमेंट में और ये सब चीज़ में मैं नहीं थी। तो ये एक टाइम मुझे मिला जिसमें मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा यूट्यूब देख करके और ये सब करके मैं अपने आप को थोड़ा करने की कोशिश करती हूँ कि मैं इसमें अपने आप को अपडेट कर पाऊँ टेक्नोलॉजिकली। क्योंकि समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, एक समाजशास्त्री होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये जो अब ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये अब आगे की एक न्यू रियलिटी होने जा रही है? देखिए, हम एक नए सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो नॉर्मल होने वाला है, एक नया नॉर्मल, हम नॉर्मल एक नई चीज को नॉर्मल बोलेंगे, बट हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा ही ऑनलाइन पे ही अब हम बेस्ड हो जाएगा। इनिशियली अभी हाँ ये है कि अभी ऑनलाइन है, अभी जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति है और जब तक सोशल डिस्टेंसिंग चलेगा, जब तक ये पूरा ना खत्म हो जाए। लेकिन इसके बाद भी ये एक टाइम है जो हमें सोचने के लिए वो करता है कि हम लोग को हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हाँ, ऑनलाइन हमारे पास सब कुछ रेडी है, हमारे पास स्टडी मटेरियल है, हमारे पास सारा स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका है, किस तरह से इंटरेक्टिव मेथड से हम पढ़ाई करा सकते हैं। कम से कम एक वैकल्पिक साधन के रूप में इसे जरूर इसके लिए तैयार रहना चाहिए हमें। जी जरूर जरूर। हमारा जो समाज है वो बहुत ज्यादा उत्सव धर्मी समाज है, सामूहिकता है, उसमें हम विश्वास रखते हैं। कोरोना का ये जो संकट हमारे ऊपर आया, इसने हम लोगों को एक दूसरे से बहुत अलग किया है। अलग इस मायने में किया है कि हम लोगों को घरों में कैद कर दिया है, हम लोगों को शारीरिक दूरी बनानी है। और इसी समय में हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन पर बहुत सारे लोगों ने अटैक किए, खासकर वो जो इससे संक्रमित थे। तो ये जो एक मानसिकता है, ये क्यों है ऐसी? देखिए, मेरे हिसाब से ये एक अनिश्चितता की स्थिति है। उन लोगों को सोचिए जिनके दिमाग में ये अनिश्चितता है कि ये है क्या, ये बीमारी है क्या, इसका इलाज क्या होगा, क्यों हमें जबरदस्ती पकड़ के हमारा टेस्ट किया जा रहा है, क्वारंटीन का मतलब क्या है, 14 दिन क्यों हमें अलग परिवार से दूर रखा जाएगा। जो ये समझ रहे हैं कि शायद ये टेस्ट के द्वारा हम लोग को अलग कर दिया जाएगा, हमारे परिवार से हमें अलग कर देंगे, 14 दिन 20 दिन के लिए हमको बाहर रख देंगे, ना जाने कौन सा हमारे पे इलाज चलाया जाएगा, हमको अपने परिवार से नहीं मिलने दिया जाएगा। तो वो डर की स्थिति। कोविड-19 पेंडेमिक है, ये एक निश्चित रूप से एक बड़ी त्रासदी है मानवीय समाज पर। जो आप देख रही हैं अभी लॉकडाउन की स्थिति है, अभी हम कोरोना से लड़ रहे हैं, किस तरह के प्रभाव आप देख रही हैं कि जो पड़ रहे हैं इस समय? देखिए, 2 तरह के व्यवहार देखने को मिल रहे हैं। एक, लोग घर से निकल करके एक्स्ट्रा मतलब हेल्पफुल आप कह सकते हैं, आप पूरे दुनिया को एक उस प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं कि हाँ, कोई सफर जो कर रहा है उसका दर्द सर मेरा खुद का है। हम घर से बाहर निकल के लोगों को हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे। जो हम कोविड वॉरियर्स बोलते हैं, हर कोई एक कोविड वॉरियर की तरह काम करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो हेल्थ वर्कर्स हैं या वो पुलिसकर्मी हैं, टीचर्स अपने तरीके से काम कर रहे हैं, एनजीओ अपने तरीके से कर रहे हैं, स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, एनसीसी के लड़के काम कर रहे हैं। तो हर कोई कुछ सोसाइटी को देना चाहता है। दूसरी तरफ ये है कि एक डर का माहौल तो है ही, तो हम लोग बहुत ज्यादा वॉल या शेल बोल सकते हैं, हम शेल में रहना चाहते हैं। डर आ गया है, कुछ छूने में डरते हैं, किसी से बात करने में डर रहे हैं। जब भी कोई बड़ी बीमारी आती है तो वो निश्चित रूप से जब खत्म होती है तो हर क्षेत्र में बड़े बदलाव लाती है। ये कहा जा रहा है कि जो अब वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर होगा या जो वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर होगा, वो बहुत कुछ वैसा नहीं होगा जैसा प्री कोरोना पीरियड में था। जो पोस्ट कोरोना पीरियड होगा वो बहुत अलग होगा। क्या जो हमारा समाज है, पोस्ट कोरोना समाज होगा, वो कुछ अलग होगा? और अलग होगा तो किन मायनों में वो अलग होगा? देखिए, बदलाव तो जरूर आएगा। हम लोग अभी आर्थिक इनसिक्योरिटी या आर्थिक असुरक्षा के दौर से गुजर रहे हैं, तो समाज पे तो इसका असर पड़ना जरूरी है। किस तरह के बदलाव समाज में आप आगे देख रही हैं? किस तरह के परिवर्तन आ सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग जब समाजशास्त्र के लेंस से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हेल्थ को अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जब प्राथमिकता दी जाएगी। हम लोग इस चीज को बहुत ही शायद लाइटली लेते थे, हमें लगता था कि हमें कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ अलग कैटेगरी है, हमें नहीं होगा ये सब कुछ। आज हमें पता चल रहा है ये ना किसी जाति को देख रहा है, ना किसी वर्ग को देख रहा है, ना किसी देश विशेष को देख रहा है, या हर किसी को अफेक्ट कर सकता है। तो हमें उस हेल्थ को सबसे इम्पोर्टेंस देना है, हेल्थ सेक्टर को हमें सबसे इम्पोर्टेंस देना है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि आफ्टर ये पैंडेमिक जब ओवर होता है तो लोगों का दिमाग मतलब जो सोच होती है वो ज्यादा हेल्थ के तरफ ज्यादा हो रहेंगे लोग। अब इस समय सबको अलग अलग रहना है, और भले ही इसकी दवा भी बन जाए और इसके टीके भी आ जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक सामाजिक आचरण है उसमें कहीं कुछ परिवर्तन आएगा कि अब लोग बाग ज्यादा कोशिश होंगे और अब उस तरह की चीजें नहीं होंगी जैसे अब तक होती आई हैं। जी जरूर, क्योंकि अब लोगों ने देख लिया कि क्या हो सकता है, कि ऐसी कोई चीज जिसे हम लोग थोड़ा सा भी लाइटली लेते हैं तो कैसे चीज फैलती है, और किस तरह से हमारी छोटी सी भी गलती से एक वायरस किस तरह से अफेक्ट कर सकता है पूरे सब कुछ, पूरी दुनिया को इसमें रोक के रख दिया है। तो हाँ, ऑब्वियसली हेल्थ, हाइजीन सब पर अब काम होगा। अभी तक जो हम हाइजीन या स्वच्छता पे सिर्फ बात ही करते थे, अब हमें समझ में आ रहा है कि स्वच्छता क्या है। अब हम क्यों अपने घरों को साफ कर रहे हैं, अपने डोर हैंडल्स को साफ कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथ धोना, थूकना नहीं है,
ये सब चीज अब मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर दिस ऑल्सो, आफ्टर पैंडेमिक ऑल्सो, ये हमारा एक वे ऑफ लाइफ हो जाए। अच्छा, एक चीज आपने कही कि जो स्वच्छता की बात है, हम लोग अपने खुद की सफाई तो बहुत ज्यादा रखते थे, लेकिन जो सार्वजनिक तौर पे हम लोग जो साफ सफाई रखने वाले थे वो हम लोग बिल्कुल नहीं करते थे। क्या इसके बाद उस तरह की मानसिकता में भी कोई आप फर्क देख रही हैं कि आएगा? बहुत फर्क आएगा। और ये कहते हैं ना कि एवरीथिंग हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये एक सिल्वर लाइनिंग इस महामारी के बाद यही आने वाली है कि अब हमें समझ में आ रहा है कि हम अपने घर का कूड़ा जो बाहर फेंकते हैं उस कूड़े से भी हमको ही परेशानी हो सकती है। हम अपने आप को साफ रखेंगे लेकिन बाहर गंदगी फैलाएंगे तो उसका असर हम पे ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें जब कोई बाहर से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि स्वच्छता पे कीजिए, तो हमको लगता है कि कोई और हम पर कुछ थोप रहा है। इस महामारी के बाद हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब हमारे लिए जरूरी है, या ये सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। जगह जगह थूकने की आदत, गंदगी फैलाने की आदत, ये सब चीजें अब ये खत्म होनी ही है और होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बहुत महत्वपूर्ण बातें की। अंत में चलते चलते जो हमारे श्रोता हैं, क्या किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी उनसे? मैं यही कहूंगी कि इस पैंडेमिक के दौर पे, इस महामारी, वैश्विक महामारी से लड़ने के समय हमको बहुत ही स्ट्रेस और एंजाइटी से, ये बहुत स्वाभाविक है कि हर कोई स्ट्रेस से गुजर रहा है, हर कोई एंजाइटी से गुजर रहा है, अनिश्चितता है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, पर उस सब में भी हमको माइंडफुलनेस रहना है, हमें सचेतन रहने की जरूरत है, एक दूसरे की हेल्प करनी है और कोशिश करना है जो हमारी सरकार बोल रहे हैं हम उसको माने। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। मेरी सभी के साथ ये विनती है कि जब तक सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बोला जाए तब तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। डॉक्टर ओनिमा शर्मा, आप हमसे जुड़ी, हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये थी डीएवी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ओनिमा शर्मा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीपेंद्र सिवाच को ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये है मनोविज्ञान के प्राध्यापक अमृत कुमार झा का संदेश। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना करें। सोशल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सोशल स्टिग्मा ना लगाएं। अभी कोरोना वारियर्स पे बहुत स्टिग्मा चला रहा है, लोग पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। कुछ जगह नर्स अपने घर जा रही है, उनको घर आने नहीं दिया जा रहा है, उनसे बुरा बर्ताव हो रहा है। लेकिन लोग अभी भी, अगर देख लीजिए घर में किसी को हो गया तो में भी वो बिहेवियरल चेंजेस होंगे कि वो लोग उसको नहीं अपनाएंगे। ये सब बात नहीं है। 21 दिन का जो दिया गया है, एसिम्प्टोटिक कुछ बात आ रही है कि वो जल्दी से लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, पर ये हो जाएगा। 3-4 प्रॉब्लम सबको है, एंग्जाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, स्ट्रेस और पैनिक। 5 में देख रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा बीमारी आई है, और एक नई आई है स्लीप डिस्टर्बेंस की, जो नींद की बीमारी। इन सब में सिंपल बात मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को बोल रखिए, कुछ बातों को इग्नोर कीजिए। घर में बहुत सारे कलह हो रहे हैं, उसको इग्नोर कीजिए, अपना टाइम निकालिए, कुछ घर के साथ बिताइए, कुछ अपने लिए बिताइए, पॉजिटिव रहिए। जो काम आपको पसंद आए वो ज़्यादा की, जितना करेंगे उतना आपका वो साइकिल बढ़ेगा और आप पॉजिटिव रहेंगे। छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लें। ये समय है, कोई ये ऐसा नहीं है कि इस समय ज़िंदगी भर चलेगा। आप अपनी ज़िंदगी में अभी तक जी के आए हैं, बहुत कुछ आपने ऊपर नीचे देखा होगा, उसी से सबक ले कि हम जब लास्ट टाइम फेल हुए थे क्या करके आगे बढ़ें। ऐसे करने से आपका सेल्फ रीइंफोर्समेंट बढ़ेगा और आने वाले टाइम में जितने भी निगेटिव चीज़ें हैं उसको आप कम कर पाएंगे। कोरोना महामारी को लेकर जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस संदर्भ में आकाशवाणी पूरी विश्वसनीयता के साथ बहुत कुछ जानकारी देने का काम कर रही है। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं डीएमसीएच के चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश क्या कह रहे हैं। मैं दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत एक चिकित्सक हूँ। कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में आया है और ये मानव जाति के लिए खतरा है। हमारी स्वास्थ्य सेवा देने की क्षमता सीमित है। धीरे धीरे करके जब लोग इसके इम्यूनिटी पा चुके होंगे तो बहुत कम लोग अस्पताल आएंगे और हम उन्हें देख पाएंगे। इसलिए जो चीजें कही गई हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में रहें। घरों में रहने से क्या होगा कि आप दूसरे लोगों को जो किसी भी संक्रमण से ग्रसित हैं, आप नहीं लेंगे न पढ़ाएंगे। इसमें जब तक रोग के लक्षण आए तब तक पता नहीं कितने लोगों को जो संक्रमित व्यक्ति है रोग पहुंचा चुका होता है। और
अधिकांश लोगों में 80-81% लोगों में तो इसके लक्षण आते ही नहीं, वे पूरी तरह स्वस्थ मरीज की तरह से ही निकल जाते हैं, उनमें इम्यूनिटी आती है। लेकिन इन्हीं में कुछ लोग जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या अन्य बीमारियां हैं, कैंसर है या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ले रहे हैं, उन लोगों को ये बीमारी बहुत बुरी तरह से पकड़ में ले सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। एक प्रश्न है कि कई लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा सा यदि बाहर निकल ही लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? आपको बिल्कुल पता नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति संक्रमित है सिर्फ और उसमें लक्षण नहीं है, तो अगर आप उसके संपर्क में आए, अगर उस व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो उसे नहीं होगा, और आपकी इम्यूनिटी अगर कम हुई तो आप किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और आप भगवान न करे लेकिन जान भी जा सकती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक दवा है, मलेरिया की दवा थी। ये काफी जमाने से इसके बारे में पता चला था कि ये वायरल इन्फेक्शन को सेल के अंदर में कुछ परिवर्तन करके रोग होने से रोकता है। लेकिन इस भ्रम में नहीं रहें कि इस दवा को लेने से आप पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। ये एक दवा जरूर है और इसके साथ किसी भी दवा की तरह इस दवा के भी साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि जो हम लोग ईसीजी करते हैं उसमें क्यूटी इंटरवल अगर बढ़ा हुआ रहता है, उन लोगों के लिए दवा जानलेवा भी हो सकती है। कुछ लोगों ने बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ली और अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। तो इसीलिए ये ना सोचेंगे कि ये दवा कोरोना वायरस का इलाज है। अभी तक हम लोगों के पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि ये वास्तव में काम करेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं अभी हमारे पास। जैसे कहे कि काना मामा ना मामा से अच्छा है वाली बात है, तो वैसे ही जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग भारत में बीसीजी वैक्सीनेशन किए हैं, काफी लोगों को बीसीजी वैक्सीन हुआ है और इस कारण से हम लोगों में शायद कम होगा। लेकिन ये सारी की सारी संभावनाएं हैं। जो वास्तविक चीज है वो है हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हम लोगों के बीच में रोग प्रतिरोधक क्षमता इस स्तर तक हो जाए कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, उससे किसी दूसरे आदमी में जाने के लिए हम बीच में वो जो इम्यूनिटी वाले लोग हैं रोक देंगे। इस कारण से रोग का प्रसार रुक जाएगा। ये हार्ड इम्यूनिटी 40-50% जब तक नहीं होगी तब तक इस रोग का प्रसार रुकेगा नहीं। एक तो हम लोग इसको समय टाइम बाई जिसको कहते हैं, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि हम वैक्सीन खोज के निकाल लें, तो इस बीच में अगर वैक्सीन आ जाएगी, और वैक्सीन के साथ दिक्कत ये है कि अगर हम वैक्सीन खोज भी लेते हैं तो जन जन तक पहुंचाने में समय लगता है। उसकी कई फेज होते हैं, जब हम उसमें ट्रायल करके देखते हैं कि ये कोई नुकसान नहीं कर रहा है लोगों की सुरक्षा, तभी जाके हम दे पाते हैं। अगर आप रोग के बारे में थोड़ा सा समझना चाहें तो पहले जो रोग होते थे उन रोगों में इन्फेक्टिविटी इतनी नहीं थी। अब एक मिजिल्स को छोड़ दें, मिजिल्स 15, एक से उसका जो हम लोग R0 बोलते हैं 15, तो ये इसका R0 2.8 कह रहे हैं हम लोग कोरोना का। ये बड़ी तेजी से फैलता है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग से हम इसको तेजी से फैलने से रोक सकेंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव नहीं बन पाएगा। तो हम सबको बचाना चाहते हैं। हाथों को मांजना सबसे आसान और अपने को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, और अच्छी तरह हाथ के हर एक हिस्से को ध्यान में रखते हुए हम 20 सेकंड से 30 सेकंड तक साबुन से हाथ धो लेते हैं तो प्रसार बहुत हद तक रुक जाता है। ये 1 मीटर से ज्यादा या 2 मीटर से ज्यादा नहीं जाता है, ये जमीन पर बैठ जाता है। अगर हम दूरी बरकरार रखें तो हम लोग खांसने के समय एक सावधानी रखें कि या तो रुमाल टिश्यू पेपर हो तो अच्छा, और नहीं तो सीधे हाथ को ऊपर उठा लें और केहनी को सामने ले आए, जिससे कि खांसने से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके केहनी में रुक जाएं। अच्छी बात तो ये होगी कि कोई किसी को खांसी वगैरह हो तो वो कहीं सामने नहीं निकले, और उसको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और ये मास्क कोई जरूरी नहीं है कोई आपको सर्जिकल मास्क हो, सीधे घर में कपड़े की मास्क बना के आप लगा लें। और सभी लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, एक आध अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश लोगों ने प्रधानमंत्री के इस अपील पर ध्यान दिया है कि हम लोग लॉकडाउन के दौरान घरों से नहीं निकलें। और बहुत सारी चीजें जो हम लोगों के मन में बैठी हुई थी, हमारा सिस्टम फेल कर जाएगा, हम तो कहीं नहीं देख रहे हैं। हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जिस तरह से वो प्यार से लोगों को
हर तरह की जरूरत मुहैया कराते हुए कभी कभी शक्ति की जरूरत पड़ती है तो बहुत कम शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लोगों को घर के अंदर रखने में सक्षम हो पा रहे हैं। हमारे सरकारी अस्पताल जिन पर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाते जाया जाता था, आज वही इतनी अच्छे से काम कर रहे हैं। मुझे लाल बहादुर शास्त्री की वो अपील भी याद है जब उन्होंने कहा कि सोमवार के एक शाम खाना छोड़ देने के लिए, और पूरा देश ने छोड़ा था, हम लोगों ने भी छोड़ा था। तो आज भी देश में मैं अपने मोहल्ले में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है सो खाना बना के जरूरतमंदों को बांट रहे हैं। संभवतः कोरोना ने हमारा एक ऐसा चेहरा सामने लाया है जो हमको खुद ही नहीं पता था। हम इतने संवेदनशील हैं, हम इतने अनुशासित हैं, तो पैनिक नहीं कहीं से भी। और सैनिटाइजर 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 ये एकदम चक्कर चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसको एक तरह से ब्लैक मार्केटिंग और लोगों के भय का लाभ लेने का काम बताया हुआ। सैनिटाइजर तब जब आपको साबुन से हाथ मांजने की सुविधा नहीं है। उस समय में जब कभी भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं या ऐसी जगह पर है जहां पर आपको हाथ से चेहरा छूना जरूरी है, तो ये वायरस भी जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो ये बिखर जाता है। उसका मटेरियल जो जेनेटिक मटेरियल RNA अंदर है वो बाहर निकल जाता है और वो इन्फेक्शन के लायक नहीं रह जाता है। जो सबसे बड़ी बात है, अफवाहों से बिल्कुल बच के रहना है। सोशल मीडिया पर कोई एक वीडियो आ जाता है, आप रिएक्ट करने लगते हैं, बिल्कुल नहीं करें। जो भी सरकार के ऑथेंटिक साइट है, हमारे भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का साइट है, ICMR का साइट है, उन्हीं के इन्फॉर्मेशन से आप अपने को जानकार रखें। हम सरकारी डॉक्टर हैं, जैसे मैं अपने कर्तव्य को समझ रहा हूँ, हम अपने सरकारी तंत्र में जितने लोग हैं, हम सब आज आपकी सुरक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम पर विश्वास रखें, हमारी व्यवस्था पर विश्वास रखें। इस देश की वर्षों से चली आ रही हमारी जो मानसिकता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो उस पर विश्वास रखें। हम सबके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। आपकी सुरक्षा हम जी जान से करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।